हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के बारे में और इस वीडियो में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में ER बोलते हैं, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। यानी ये मेम्ब्रेन बाउंड, पहली बात तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दूसरी बात ये ट्यूब की तरह और शीट्स की तरह मतलब लगता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ उस तरीके से होता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और एबलॉन्ग बैग्स, यानी वेसिकल की तरह ये दिखता है। ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता होना चाहिए, पिछली वीडियो में, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको पता होना चाहिए कि हम सेल ऑर्गेनेलीज टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं और सेल ऑर्गेनेलीज में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आई होप यू नो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग होती है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से ही होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम RER बोलते हैं एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम SER बोलते हैं। RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। अब देखिए, मान लीजिए अगर ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो यहाँ पे इसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। एंड और ये पूरा जो टुगेदर पूरा मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है हमारा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मगर जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बहुत ही रफ सा स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस वजह से हम इसको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन आया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। कहाँ पे? उनके सरफेस पे। The ribosomes which are present in all active cells are sites of protein manufacture। और जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर में हेल्प करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि राइबोसोम्स प्रोटीन मैन्युफैक्चर में हेल्प करते हैं। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। अब जो प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर्ड यानी बने हैं वो सेल्स के बाकी प्लेसेस पे फिर जाते हैं और जहाँ पर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो जाते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। अब हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट के मैन्युफैक्चर्स के लिए या लिपिड या फिर कुछ और सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करने में हेल्प करता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यानी इसका मतलब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल में क्या काम कर रहा है, वो सेल में प्रोटीन्स बना रहे हैं और सेल में वो फैट या लिपिड्स बना रहे हैं, राइट। हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उनको काफी मदद करता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब क्योंकि सेल में प्रोटीन्स और लिपिड्स की ज़रूरत होती है तो RER एंड SER दोनों मिलके सेल के इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि ये जो सेल का मेम्ब्रेन होता है ना उसको काफ़ी बिल्ड करता है और मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करता है और काफ़ी सेल को मतलब हेल्प करता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। और भी कई प्रोटीन्स और लिपिड्स होती हैं जो एंजाइम्स की तरह भी हेल्प करती हैं और हार्मोन्स की तरह भी। एंजाइम्स हमें पता है जो किसी भी रिएक्शन को या तो वो तेज स्पीड अप करता है या उसे स्लो करता है। तो एंजाइम्स खाली किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता, वो उसमें केवल एक पार्ट बनता है, लेकिन वो खुद कभी भी रिएक्शन में नहीं जाता है। एंजाइम ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा जब भी सेल में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन की रेट या स्पीड को वो मेंटेन करता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम हो गया, क्योंकि
किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना या स्लो करना या मेंटेन रखना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। साथ ही साथ हार्मोन्स वी नो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं हार्मोन्स की भी है, हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं। तो इसीलिए प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो RER और SER मिलके बना रहे हैं, वो है सेल में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करते हैं। Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयरेंस में काफ़ी डिफरेंट होता है, अलग अलग सेल्स में किसी में ऐसा होता है, किसी में ऐसा होता है, किसी में ऐसा होता है, तो अलग अलग उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक नेटवर्क सिस्टम की तरह काम करता है, मतलब इनके काफ़ी नेटवर्क्स होते हैं, काफ़ी अटैच्ड होते हैं, एक साथ रहते हैं नेटवर्क की तरह, तो इसलिए इन्हें नेटवर्क सिस्टम की तरह फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम दिया है हमारे NCERT में। तो ये जो डायग्राम इन्होंने दिया है, ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है, ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है। यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस दिया है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए, ये सेंट्रियोल है, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, मिटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रफ, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे हैं और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये छोटे छोटे जो बॉल्स जैसे दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। बाकी और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स के नाम लिए उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये हमारा न्यूक्लियस है। तो आई होप आपको समझ में आया इतना। Thus, one function of ER is to serve as channels for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. अब ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन का मतलब सीधा साधा है कि अभी हमने चेन सिस्टम की बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चेन टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो वो इसलिए कहा था क्योंकि मान लीजिए अगर ये हमारा सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो पूरे सेल में ये इसलिए होते हैं चेन की तरह, ताकि कोई भी चीज़ इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। तो इसीलिए जैसे प्रोटीन्स बने, तो वो प्रोटीन सेल में जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, लिपिड्स बने, फैट, तो ये सारी चीज़ों का जो वर्क होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। तो इसीलिए जो इनका इम्पॉर्टेंट एक और फंक्शन है वो है कि दे सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, स्पेशली प्रोटीन्स। और भी मटेरियल्स ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट प्रोटीन स्पेशली बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे रीजन्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट साथ ही साथ ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में भी कनेक्टिविटी को बना के रखते हैं। द ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो सेल में जो कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, यानी जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो उनको एक सरफेस यानी उनको एक प्लेस देता है कि यहाँ पे हमारे रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया। इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, हमें पता है कि वर्टिब्रेट्स एनिमल्स के ही ग्रुप में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। तो उनके जो लिवर सेल्स होते हैं वहाँ पे SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। यानी जितने भी कहते हैं कि दवाइयाँ ज़्यादा खाने से या कोई ऐसी भी ड्रग्स या ऐसी चीज़ें लेने से जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं, उसमें सबसे पहले इफेक्ट लिवर पे ही, इसलिए लिवर पे पड़ता है। और अगर लिवर ख़राब हो जाता है तो शरीर काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो लिवर सेल होता है वो डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स को हमारी बॉडी से। तो वहाँ पे जो डिटॉक्सिफाई का काम कर रहा है, वो लिवर सेल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो SER है। यानी लिवर के जो सेल्स हैं उसमें SER जो ऑर्गेनली है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ये क्रूशियल रोल करता है। तो सोचिए ये कितना इम्पॉर्टेंट काम है। अगर डिटॉक्सिफाई वो नहीं करेगा तो कितनी मुश्किल हो जाएगी बॉडी को। तो इसका मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। हमने अभी एनिमल सेल को देखा, प्लांट सेल को भी देख लेते हैं। प्लांट सेल में कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दिखेंगी, जैसे कि आपने सेल वॉल नहीं देखा होगा, और साथ ही साथ आपको क्लोरोप्लास्ट ये सारी कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दिखेंगी। बाकी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम होता है। वैक्यूल इसका बहुत बड़ा दिखेगा आपको। सो आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने जितना भी पढ़ाया आपको
सब कुछ समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गोल्गी पैरेटस के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही मैं आने वाली वीडियोस में छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए होम स्टडी। थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे होम स्टडी यूट्यूब चैनल को और घंटे को भी बजा दीजिए, क्योंकि अगर आप घंटा बजाएंगे तभी आपके फ़ोन की घंटी बजेगी।